हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेस पर। केमिस्ट्री की पिछले क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता। उसमें अपन देख रहे थे कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें अपन ने देख लिया था कि गैसों की प्रकृति। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले गैसों की प्रकृति, सेकंड देखा था कि विलायक की प्रकृति, और थर्ड देखा था ताप का प्रभाव, और फोर्थ देखा था विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। आज नेक्स्ट चर्चा करते हैं दाब का प्रभाव, कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित ताप पर यदि दाब बढ़ाया जाता है तो गैस की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। इसको एक क्रियाकलाप की सहायता से देखते हैं। हम दो पात्र लेते हैं, दो पात्र लेते हैं और दोनों के ऊपर क्या लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं, और इसमें आधे पोर्शन में अपन ने विलायक भर दिया या फिर जल भर दिया, और इस आधे पोर्शन में गैस है, और यहां पर पिस्टन का दाब W1 है। और नेक्स्ट जो पात्र लिया उसमें भी आधा विलायक और आधे पोर्शन में गैस। और यहां भी एक पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन का दाब है W2। अब हम यहां देखते हैं कि W2 का मान W1 से ज्यादा है। अब होता क्या है, जब विलयन साम्य में होता है, विलयन साम्य में होता है तो गैस के कण विलायक में प्रवेश करते हैं, और सेम विलायक से विलेय के कण या विलायक से गैस के कण पुनः गैस की तरफ गति करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जब अपन दाब बढ़ाते हैं तो इन गैस के कणों पर अधिक दाब लगेगा, इस कारण अधिक से अधिक कण विलायक की तरफ जाएंगे। लेकिन जब तक साम्य में नहीं आ जाता, यह विलयन जब तक साम्य में नहीं आ जाता तब तक विलायक से गैस के कण गैस की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब दाब का मान बढ़ाया जाता है तो विलायक में गैसों की विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपने यहां लिख सकते हैं कम विलेय होने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ का जो दाब है वो क्या है, कम। और इसके लिए लिख सकते हैं हम अधिक विलेय, क्योंकि यहां पर दाब क्या है, ज्यादा। अब इसी दाब के प्रभाव को मात्रात्मक संबंध दिया हेनरी ने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो हम यहाँ हेनरी लॉ लिख सकते हैं, हेनरी नियम। किसी निश्चित ताप पर गैस की विलेयता किसी निश्चित ताप पर गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जिसने कहा उसी अनुसार हम क्या कर देते हैं कि गैस की विलेयता, और ये गैस की विलेयता एक मात्रा ही तो है कि विलेयता का मतलब क्या था कि एक निश्चित मात्रा जो विलायक में घुली हुई है। तो यहाँ पर गैस की मात्रा समानुपाती गैस का दाब। अब ये समानुपाती हटाने के लिए
अपन एक स्थिरांक लगा देते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, m बराबर के पी। ये था हेनरी नियम का मात्रात्मक संबंध। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार और देख लीजिए इसमें कि जब अपन दाब का मान बढ़ाते हैं तो गैस के कणों की गति विलय की तरफ बढ़ जाती है अधिक दाब के कारण। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसी की। यदि गैस की विलेयता को मोल अंश से संबंधित करे तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो विलेयता की या फिर गैस की जो मात्रा थी उसको दाब से संबंधित कर लिया। अब क्या करेंगे, यदि गैस की विलेयता को मोल अंश से संबंधित करना है, इसके लिए हेनरी ने कहा था कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जिसको अपन किससे शो करते हैं, फिर से आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। तो इसका संबंध अपन कैसे लिखेंगे कि P प्रोपोर्शनल टू अक्स गैस, P समानुपाती अक्स गैस। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अपन एक स्थिरांक लगाते हैं जिसका नाम देते हैं अपन के एच। तो ये अपने पास हो गया P बराबर के एच गुणा अक्स गैस। हो गया। अब यहां पर ये अपन देखें कि ये अक्स गैस क्या है, अक्स गैस। तो अपन यहां बोल सकते हैं कि ये क्या है, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। और अक्स गैस का अपन सूत्र क्या लिख सकते हैं कि विलेय के मोल, जिसको अपन ने N1 से प्रेजेंट किया था, और नीचे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये हो गया अक्स गैस का सूत्र, या फिर विलेय के मोल अंश का सूत्र। अब यदि इस आंशिक दाब और अक्स गैस के मध्य, आंशिक दाब और गैस के मोल अंश के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाता है तो यह अपने को एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इस y एक्सिस पर अपन लिख देते हैं आंशिक दाब, और इधर मोल अंश। तो अपने को ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं ग्राफ P वर्सेस अक्स। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट अब एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। इसमें दे रखा है कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल में 4 एटीएम दाब पर ऑक्सीजन गैस की विलेयता ज्ञात करो। O2 के लिए KH का मान 4.58 इंटू 10 की पावर 4 एटीएम अपने को दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले इसके क्या लिख लेते हैं अपन, फॉर्मूला क्या था अपने पास, P बराबर KH अक्स गैस, P बराबर KH गुणा अक्स गैस।
अगर अपन इस फॉर्मूले को यानी इस KH को अपन इधर लेके आ जाए और दाब को इधर लेके चले जाए तो ये अपने पास क्या होगा, KH इज इक्वल टू P अपॉन X गैस हो जाएगा। अब X गैस का यहां अपन सूत्र लिख देते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा KH बराबर P अपॉन N1 अपॉन N1 प्लस N2 ये हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि N2 के मोल तो अपन यहां से निकाल सकते हैं कि 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं, 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 लीटर जल, अब अपन सामान्यतः देखते हैं कि अब जब अपन जल की बात करते हैं तो जल के 1 लीटर में सामान्यतः 1 kg द्रव्यमान होता है। तो 1 लीटर जल में 1 kg द्रव्यमान। तो यहां पर अगर अपन इसके मोल की बात करें तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो यहां पर भार तो देर का 1000 ग्राम और अणुभार अपने पास होता है 18। जल का जो अणुभार होता है वो क्या होता है 18। तो जब 18 से 1000 को कैंसिल करते हैं तो अपने पास क्या आता है 55.5। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि अपने पास N2 कितना है 55.5 हो गया। अब नेक्स्ट N1 ही अपने को ज्ञात करना है क्योंकि इसने कहा है ना कि O2 गैस की विलेयता ज्ञात करो और KH का मान भी अपने को दे रखा है। KH का मान 4.58 मल्टीप्लाई 10⁴ ATM हो गया। तो चलिए अब दिए हुए चीजों का अपन इसमें मान रख देते हैं। KH का मान अपने को दे रखा है 4.58 गुणा 10⁴ बराबर P का मान कितना दे रखा है अपने को 4। P का मान कितना दे रखा है अपने को 4 ATM। देखो अब नेक्स्ट N1 का मान अपने को नहीं दे रखा लेकिन नीचे N1 प्लस N2 का मान कितना है अपने पास 55.5। चलिए आगे हल करते हैं इसको। 4.58 गुणा 10⁴। अब ये नीचे वाला पोर्शन कहाँ जाएगा ऊपर। N1 प्लस 55.5 और ये नीचे N1। अब देखो N1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा N1 4.5 गुणा 10⁴ बराबर 4N1 प्लस 55.5। अब इसको ट्रांसफर करके इधर ले आते हैं 4N1 को तो ये अपने पास क्या हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो 4.58 गुणा 10⁴ की तुलना में क्या है 4N1 बहुत छोटा है तो अपन इसको क्या कर देते छोड़ देते हैं। तो अपने पास अब क्या हो गया N1 बराबर 55.5 बटा 4.58 गुणा 10⁴। अगर 10⁴ ऊपर जा सकता है ना तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻⁴। और जब अपन 4.58 से 55.5 को कैंसिल करते हैं तो अपने पास क्या आता है 4.82 और ये 10⁴ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻⁴ गुणा 10⁻⁴ N1 और यही क्या है अपने पास विलेय का तो अपन यहां लिख सकते हैं। अतः
O2 गैस की विलेयता बराबर 4.82 गुणा 10⁻⁴ और इसके जो मात्रक वो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। और हेनरी नियम द्रव में गैस की विलेयता के आधार पर था। हेनरी ने क्या कहा था कि निश्चित ताप पर यदि दाब बढ़ाया जाता है, यदि निश्चित ताप पर दाब या प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे पहले देखा शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। नेक्स्ट देखा गहरे समुद्रों में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2 तथा O2 यानी नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस ब्लड में अधिक विलय हो जाती है, क्योंकि ये समुद्र में अधिक गहराई पर क्या होता है, दाब अधिक होता है। तो उस अधिक दाब के कारण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गोताखोर के ब्लड में क्या हो जाती है, अधिक विलय हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में ब्लड से निकलने लगती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो क्या होता है कि सतह का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बहुत कम होता है गहराई की तुलना में। तो जल में रुधिर में उपस्थित या फिर ब्लड में उपस्थित N2 और O2 बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। इसके दौरान होता क्या है, गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि कभी कभी गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। और इस कंडीशन को, इस अवस्था को बैंड कहते हैं। इस अवस्था को बैंड कहते हैं। बैंड से बचाव के लिए गोताखोर के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम में होती है। गोताखोर को बैंड रोग से बचाने के लिए उसके जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, हीलियम गैस। क्यों? इसके पीछे का कारण है कि जो हीलियम होती है उसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। अब नेक्स्ट देखा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम होता है। जैसे जैसे भूमि की सतह से ऊपर जाते हैं तो दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम होता है, अर्थात O2 की सांद्रता कम होती है। अतः पर्वतारोहियों एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में O2 की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है, उनकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहा जाता है। एनोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन अर्थात विलायक भी द्रव्य और विलय भी द्रव्य। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत है, एनसीईआरटी में कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत है, तो आप उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।